वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के दूसरे सेशन में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चर्चा करेंगे। और लास्ट सेशन में हमने मतलब जो द्विघात समीकरणें कुछ समीकरणें दी हुई थी वो द्विघात है या नहीं है उसकी जांच की थी। और आज के इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है साथियों, देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में आपको निरूपित करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्या करना है, जो भी आपको ये चार स्थितियां दी हुई है चार अलग अलग प्रश्नों में, इन चारों को आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे क्या व्यक्त करेंगे इस कड़ी में। आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है साथियों, कि पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको दे दिया 528 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्र की जो लंबाई है ना, याद रखना साथियों, देखो यहां से हम लोग मानना शुरू करेंगे। क्या दिया हुआ है कि इस प्लॉट की जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई का जब डबल करते हैं, ट्वाइज से भी वन मोर देन है, दुगुने से भी एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है साथियों, ये कोई भी आपके क्वेश्चन पहला हल कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, ये कोई एक आयताकार प्लॉट है। चलो ये हमने आयताकार प्लॉट ले लिया, और इस आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना है 528 और आपके मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात बताइए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई, ये लंबाई L है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को साथियों हम लोग जैसे x मान लेते हैं कि सर चौड़ाई को वृत्त b से लिखते हैं, लेकिन नहीं, आप इसको x से मानो। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों में जो छोटी राशि होती है या जो छोटी क्वांटिटी होती है या जो छोटी संख्या होती है, हमेशा उसको मानो, ताकि उसकी तुलना में या उसकी मतलब आपके कंपैरिजन में जो दूसरी संख्या दी हुई है वो या तो उससे क्या होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी, या उससे मोर देन होगी। तो कहने का मतलब उसमें या तो गुणा या योग का निशान आएगा। नहीं तो आप बड़ी संख्या को पहले मानोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें छोटी संख्या को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर करने के लिए आपको या तो उसमें भाग देना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। तो भाग वाला और जो मतलब सब्ट्रैक्ट या घटाने वाला तरीका है उसको आप लोग अवॉइड करो, और छोटी चीज को x मानो, उसके हिसाब से हम लोग बड़ी संख्या लेके आ जाएंगे। तो छोटा इसमें क्या है, देखो छोटा, मैंने खोटा नहीं बोला है, हाँ छोटा कौन है, चौड़ाई है। ये चौड़ाई को मैंने x मान ली। अब चौड़ाई का दुगुना करूं, ये कर दिया चौड़ाई का दुगुना, चलो आपने कहा मैंने कर दिया, और फिर उसमें एक जोड़ दूं कि सर कहीं मनु जोड़ो, कहीं मनु नहीं जोड़ू बेटा। वो देखो लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब इस चौड़ाई को, ये जो चौड़ाई थी x, ये जो चौड़ाई थी x, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किया दुगुना, और दुगुना करने के बाद इसमें एक जोड़ा तो ये किसके बराबर हो गई, लंबाई के बराबर हो गई। तो कहने का मतलब आप यहां लिख सकते हो, जो इसकी आयताकार भूखंड या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। और जहां पर x क्या है, आपके x है साथियों चौड़ाई। ठीक है, ये मैंने आपको रफली समझा दिया डायग्राम बना के। अब इसको हल कैसे करना है वो देखो साथियों। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि इसमें लेट्स, माना कि आयताकार, इसको रफ समझो आप ना, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है, देखो चौड़ाई छोटी संख्या को मानना, पहले चौड़ाई क्या है, x मीटर है, x मीटर है। अतः, अब किसके अकॉर्डिंग, अतः न मेरे अकॉर्डिंग न आपके अकॉर्डिंग, ये चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अतः प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब प्रश्नानुसार भूखंड की जो लंबाई है साथियों, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई है आपके प्रश्न अनुसार, चौड़ाई की तो करो दुगुनी और फिर उसमें एक जोड़ दो। तो चौड़ाई आपने क्या मानी है साथियों, x मीटर, तो ये हो गया चौड़ाई का दुगुना, और फिर उसमें आपने जोड़ दिया एक, तो ये हो गया 2x + 1 मीटर। अब क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे परंतु भूखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का
क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2, ये वाला। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप छोटी क्लासों से जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां तो क्या लिखोगे? लंबाई। यहां तो क्या लिखेंगे आप? लंबाई, और फिर इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जैसे ही लंबाई को चौड़ाई से गुणा करोगे, यह है आपके 528 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर की पावर 2। लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई है आपके पास 2x + 1, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है x। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और इधर क्या है? 528 मीटर की पावर 2। अब देखो साथियों, इधर भी मीटर स्क्वायर है, उधर भी मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को मैं उधर भाग में भेजूंगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। अमूमन जो टीचर है या अध्यापक लोग हैं, ये इकाई नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इकाइयां बराबर होती है तो वो स्वतः ही ऑटोमेटिक कट जाती है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं भी आगे वाले प्रश्नों में नहीं लिखूं, लेकिन यहां मैं लिख के बता रहा हूं कि मीटर स्क्वायर उधर भाग में जाएगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस x को करवाओ इस 2x से गुणा, तो ये हो गया साथियों 2x²। फिर इस x को करवाओ 1 से गुणा, तो ये हो गया आपके x, और उधर क्या चल रहा है? 528। 528 को लेके आ जाओ साथियों इधर, तो ये हो गया आपके 2x² + x माइनस का 528, माइनस का 528 प्लस का 528 इधर आया, किसका आ गया? माइनस का। ये हमने क्या किया? इस प्रश्न को किस फॉर्म के अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्मेशन के अंदर शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया साथियों? बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी फाइंड टू इंटीजर्स। हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या, आपको दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे मान लो साथियों पहला पूर्णांक 5 है और अगला 6 है, तो इनमें अंतर कितने का है? 1 का है। तो यदि छोटे को हम लोग x माने, छोटे पूर्णांक को यदि हम, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है ना भाई कौन कौन से दो पूर्णांक है, पक्की बात है, तो आप लोग क्या करोगे? पहला पूर्णांक आपके पास x है, तो x में कितना जोड़ोगे कि अगला पूर्णांक आ जाएगा? कि सर 1 जोड़ेंगे तब। तो ये दो कंसेक्यूटिव आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। पहला यदि आपके पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो आपके x + 1 होगा, और इन दोनों को आप लोग करवाएंगे गुणा, तब आएंगे 306। इसकी हमें क्या करनी है? द्विघात समीकरण बनानी है साथियों। तो कैसे क्या बनाएंगे देखिए, इसमें आपको लिखना है माना कि छोटा धनात्मक, देखो छोटे को ही मानना है ताकि उसमें जोड़ करें या फिर उसको गुणा करें बड़ा आ जावे। घटाना और भाग देने वाले का थोड़ा मतलब बना अवॉइड ही करना उसको। तो माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक x है। कौन है? x है। अतः प्रश्नानुसार क्रमागत दोनों धनात्मक पूर्णांक। अब देखो छोटे वाले को आपने x माना है ना, और फिर क्रम से आने वाला है जस्ट उससे अगला है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। पहला तो x है और दूसरा x + 1 होगा। तो अतः पुनः प्रश्नानुसार, मैं अब मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूं, देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या लिखोगे? धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, या पहले स्टेट लिख लो, धनात्मक कथन लिख लो, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है साथियों? 306 दिया हुआ है। अब धनात्मक पूर्णांकों में पहला धनात्मक पूर्णांक कौन है? x। फिर उसके बाद दूसरा कौन है? x + 1, और दोनों का गुणनफल कितना है? 306। कैसा? OX OX है कहीं? क्यों मजाक करो यार, OX को नहीं, वो मल्टीप्लाई। हाँ, यूं नहीं कैसा x का आयतन ज्ञात करोगी, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगी। कौन करूं बापू? मैं तो सवाल कह वजह कोई करूं, वो गुणा निशान है। तो x × x + 1 = 306।
अब x को x से मल्टीप्लाई करवाओ x स्क्वायर, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ x इक्वल्स टू 306। अब इस 306 या 306 को आप इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस x, और प्लस का 306 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। देखो इसकी उच्चतम घात 2 है ना, कि सर बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट 0 नहीं है ना, कि सर बिल्कुल 0 नहीं है। और इक्वल्स टू में 0 है ना, तो है। तो ये तो हो गए आपके चर पद। इक्वल्स टू को बोलते हैं क्षमता, इक्वलिटी, ठीक है। और जब 0 इक्वल्स आ जाता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के और बीच में समता का निशान हो या बराबर का निशान हो, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। यदि यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन होता तो फिर ये असमीका या इनइक्वलिटी बनती साथियों, जो कि 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 11th में आप मैथ लोगे तब पढ़ोगे, अभी तक अपने यहाँ इक्वेशन ही पढ़नी है। अब चलते हैं आज के तीसरे सवाल में। रोहन और रोहन की मम्मी के बारे में चर्चा करेंगे इस प्रश्न में। अभी करते हैं, देखो साथियों, चलिए साथियों, प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मां है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी जो आयु, वर्षों में आयु है वो, मतलब ईयर में, का गुणनफल आज से, अब से कितने साल बाद पश्चात, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। कहने का मतलब रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है साथियों आज के दिन में। तो छोटा कौन है, कैसा रोहन। रोहन की मम्मी तो छोटी नहीं है ना। अरे बेटा कर देवे कई टाबर रोहन की मम्मी री आयु x मान और बिम 26 जोड़न रोहन लिया हुए कि रोहन है जो रोहन री मम्मी 26 साल पहले आयुड़ है, वैसे कह गई। अब विद्वान आदमी लिया हुए, हाँ, तो अपन छोटो कौन है, छोटो तो भी उसकी मदर से तो रोहन ही छोटा होगा। हाँ, तो जो छोटा है पहले उसको मानो। तो क्या मानोगे, तीसरा प्रश्न हल के अंदर क्या लिखोगे, माना की। क्या लिखोगे, माना की रोहन की वर्तमान आयु, आज के दिन में आयु, रोहन की जो वर्तमान आयु है वो आयु x वर्ष है साथियों। कितनी है, x वर्ष मान लो। मालूम नहीं है तो x वर्ष मान लिया। अतः प्रश्नानुसार, अब अपने अनुसार नहीं, अब जो प्रश्न बोलेगा वो करेंगे। अतः प्रश्नानुसार किसकी, अरे रोहन की मम्मी, कि सर मम्मी नहीं मां है, तो हाँ, रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कैसे ज्ञात होगी साथियों, x तो है रोहन की आयु। जैसे मान लो रोहन 5 साल का है, तो 5 साल रोहन से, रोहन 5 साल का है और उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी, 26 और 5 31 साल की। तो वो कैसे आया है, रोहन की आयु 5 वर्ष में आपने 26 साल जोड़ दिए। तो कहने का मतलब यहां आपने रोहन की आयु x मानी है, तो रोहन की मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, पुनः प्रश्नानुसार, वो नहीं कि वो अंग्रेजी में कहानी थी ना थ्रेस्टिक रो वाली, वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए कागला सिटिंग ऑन डागला, वो नहीं। ये है अपने, वो वंस अगेन वाला नहीं है, ये अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला है। हाँ, तो पुनः प्रश्नानुसार। अब से, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है। अब से कितने साल, 3 वर्ष। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है साथियों, 360 है। अतः आज रोहन की आयु है वो x साल है, या मान लो 5 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी साथियों, 5 + 3 8 साल की। और ऐसा नहीं कि रोहन की आयु को तो आप 8 साल कर दो और मम्मी की आयु बढ़ा हुई नहीं, मम्मी की आयु बढ़ा हुई नहीं। अरे वो बात नहीं है। हाँ, जब रोहन की आयु बढ़ेगी तो मम्मी की आयु भी बढ़ेगी। यूं नहीं के साथ गारंटी ले गई कि 3 साल बाद मारे वहां मारी ही नहीं तुम्हारी आयु की कर बदी, तो बात नहीं। हम सब रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, 3 साल बाद आप कॉलेज में होंगे। हाँ, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो कॉलेज के लिए भी आपके लिए कॉलेज का भी कुछ न कुछ कंटेंट चैनल पर डालेंगे। तो माँ सरस्वती आपको बहुत सारी विद्या दे, पढ़ाई में आपका मन लगाए,
हाँ, और आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करो और अभी प्रश्न को हल करो। पश्चात देखो क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। अतः आज रोहन की आयु कितनी है? रोहन की आयु है, आज तो x साल है ना बेटा, और 3 साल बाद की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 3 जोड़ देंगे। फिर आज रोहन की मम्मी की आयु कितनी है? x + 26 वर्ष है ना बेटा, तो उसमें भी 3 जोड़ देंगे। और फिर दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 360। अपने घर से नहीं लाए ना, जैसा जैसा प्रश्न ने कहा हमने वैसा ही किया ना। चलो, तो अब क्या बन गया? ये तो हो गया साथियों x + 3, और ये हो जाएगा x + 26 और 3 जुड़ के 29 29, और ये हो गया 360। अब आप मेरे साथ शॉर्ट में गुणा करना सीखो साथियों। इस x को इस पूरे से गुणा करोगे तो ये तो x × x + 29 हो जाएगा, फिर ये +3 +3। अब इस पूरे को इसके साथ गुणा करो तो ये हो गया x + 3 × x + 29, और उधर कितना चल रहा है? 360। अब देखिए प्यारे साथियों, x को x से करो गुणा, x² आ जाएगा। x को करो 29 से गुणा तो ये 29x हो जाएगा। 3 को करवाओ x से गुणा तो ये 3x हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। फिर 3 को कराओ, मतलब आप 29 से गुणा तो 29 3 87, 29 3 87, कैसा आवे को नहीं? तो 29 और 9 छोड़ो, 20 3 60, और नम तिरी ऊपरला 27, तो 60 + 27 87 87। हाँ, ये है आपके 360। अब क्या करना है? थोड़ा सरल कर लो। x² का तो x² + 29 और 3 जुड़ के हो जाएंगे साथियों 32x, ये तो है 87, और प्लस का 360 इधर आया साथियों, माइनस का 360 हो गया और = 0 बन गया। तो ये है आपके पास x² + 32x। अब 360 में से आप 87 निकाल दो, यह है 360 और यह है 87। 0 में से 7 जाएगा नहीं, जाओ आगे बोरो नहीं, मतलब उधार लेने, तो 1 और 0 कितना हो गया? 10। 10 में से 7 गया साथियों, पीछे बचा 3। यहां इसने उसको बोरो दिया था, उधार दिया था, तो यह 5 ही है। अब ये खुद आगे जाएगा बोरो लेके, मतलब बोरो लेके नहीं, बोरो लेने, उधार लेने, तो ये इसको उधार देगा तो 1 और 5 हो जाएंगे 15, और 15 में से 8 चला गया, पीछे बचा 7, और इसने उसको बोरो दिया था तो यहाँ 2 बचेगा। तो क्या हो गया? -273 = 0। ये आ गई इसकी समीकरण। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आखिरी सवाल, आज का चौथा प्रश्न, आपको रेलगाड़ी में बिठाते हैं। चलिए साथियों, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जिसकी जो है 480 किलोमीटर की दूरी है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, मतलब उसकी चाल बदलती नहीं है, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है कि यदि इसकी चाल जो पहले चाल थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में आपके 3 घंटे ज्यादा लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इस सवाल की द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना। चाल ज्ञात नहीं करनी है हमें, बस केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है। तो मान लो साथियों, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? 480 किलोमीटर की दूरी दी हुई है और एक समान चाल दी हुई है। अब चाल कितनी है ये हमें मालूम नहीं है ना, तो चौथे सवाल की शुरुआत यहां से करो। माना कि रेल गाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, बस ये मानो आप। और आप लोग एक चीज जानते हो साथियों, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय जानते हो ना आप? क्यों? यहां से आपके समय के संदर्भ में हम लोग इस इक्वेशन को लेके आ रहे हैं, तो समय इक्वल्स टू हो जाएगा, समय तो आ जाएगा यहां और चाल आ जाएगी इसके समय में, तो समय इक्वल्स टू कितना हो गया? दूरी बटे चाल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पहला समय देखो, जब ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी उस समय वो कितना समय लेती थी? समय ज्ञात करने के लिए दूरी चाहिए। दूरी ये पड़ी आपके पास, कितनी है साथियों? ये है 480 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भाग चाल आपने कितनी मानी है? चाल मानी है x, और किलोमीटर के बटे के अंदर आपके जो ये होवर है या घंटा है, ये यहां से चला जाएगा साथियों नीचे से ऊपर, और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और जो t1 है वो आएगा 480 बटे x घंटे या होवर। समझ में आया कि नहीं आया? अब पुनः प्रश्नानुसार देखो,
या अभी तो पहली बार ही देख रहे हैं ना, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आप उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेगी। मतलब दूरी तो वही है 480 किलोमीटर ही, और आपको क्या करना है, चाल पहले कितनी थी, x थी, इस x में से 8 किलोमीटर घटा दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दो। तो अब जो नई चाल आएगी, नया समय आएगा, वो नया समय इस पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा होगा। ऐसी बातें आपसे ये कर रहा है T1 प्लस 3 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न ये बोल रहा है कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है, इस चाल को यदि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो उसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसने जो पहले समय लिया था उस समय से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो कोई बात नहीं, जो ज्यादा लगेंगे वो मतलब बढ़िया है। तो फिर अब आपको क्या करना है, किलोमीटर से किलोमीटर तो कट जाएगा और h चला जाएगा आपके ऊपर। तो ये तो हो गया आपके पास 480 बटे x माइनस 8 घंटे और इक्वल्स टू T1। T1 का मान आपको कहां से, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, और यहां साइड में लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से T1 का क्या रखने पर, मान रखने पर, वैल्यू रखने पर। तो जैसे ही T1 का आप मान रखोगे तो T1 की जगह आपके पास क्या है, ये तो है 480 और बटे x और ये घंटे और इक्वल्स टू ये कितने हैं, 3 घंटे। अब देखो यहां पर भी होवर है, यहां पर भी होवर है, यहां पर भी होवर है। पूरी चर्चा है या पूरी समीकरण किस में चल रही है, मतलब आपके समय है तो घंटे में। तो इस 480 को आप इधर लेके आ जाओ, इस स्टेप को, तो ये तो हो गया 480 बटे x माइनस 8, ये माइनस प्लस वाला इधर आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 480 बटे x। इन दोनों में से h आ गया बार और उधर क्या पड़ा है साथियों, 3h। तो ये ध्यान रखो h से h तो कट जाएगा क्योंकि इन दोनों में से h कॉमन आ गया और फिर उसको उधर भाग में भेज देंगे। अब इसको और सरल करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दो प्रश्नों को अब मैं इरेज करके साफ करके और इस प्रश्न के लिए जगह बना सकता हूं साथियों। तो बना लेते हैं, चलो। तो देखो साथियों क्या क्या है अपने पास, यहां है 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल्स टू 3। साथियों मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से 480 है वो आपके बार आ रहा है, तो बार ले लो, ये 1 बटा x माइनस 8 और ये हो गया माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। मजेदार बात तो अब आएगी साथियों, 480 का 480 और इन दोनों का जो एलसीएम है, लेशअप है, वो हो जाएगा आपके x माइनस 8 इंटू एक्स। तो x माइनस 8 से तो x माइनस 8 कट गया, पीछे बचा x, उस x को इस 1 से गुणा करवा दो तो x आ जाएगा माइनस का माइनस, x का भाग x में एक बार x से x कट जाएगा, पीछे बचा x माइनस 8 जिसको आप ऊपर वाले से गुणा कर दो तो वो हो जाएगा x माइनस 8। और इधर देखो यहां क्या था, यहां है आपके पास 3, वो 3 इधर इसके गुणा में है, तो मैंने क्या किया, उस 3 को इधर भेज दिया भाग में, और इधर क्या है भी 3 इधर आ गया, तो सर जन कहीं सरबटिन कहीं 31 आ गई, अर्थात मा तो 31 है यार, 3 गुणा 1 आ, वो 1 रो 1 तो लार रहेगो और वो 3 8 गुणा मौजूद अटिन कैम लिया भाग में, ताकि कहीं जो थोड़ो वो इजी हो जाए। 3 का भाग 48 में चला जाएगा 16 बार और 0 को 0, 16 48 और 0 को 0, तो कितना हो गया 160। अब देखो 160 का तो 160, ये है x बार माइनस है तो अंदर वाले की दुनिया हो जाएगी चेंज। चेंज कैसे साथियों, x प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस 8 है वो प्लस का हो गया। नीचे एक काम करो, इसको इससे गुणा करवा दो तो x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करवा दो तो माइनस 8x। अब क्या हुआ, प्लस x माइनस x कट गया और बराबर में क्या बचा है आपके पास 1। इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। पहले 160 को आपको 8 से गुणा करना है, तो 8 को 0 से, या एक बार लिख देता हूं 160 गुणा 8 और बटे में क्या है x स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल्स टू इधर क्या है 1 और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो कौन है साथियों 1 है। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ अपना हाँ कृष्ण कन्हैया होता है, हाँ सांवरा होता है। तो देखो आप इसको करवाओ इसके साथ गुणा, 1 को इसके साथ गुणा करवाओगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और फिर इस एक को जब इसके साथ गुणा करवाओगे, मतलब क्रॉस गुणा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा, या यूं कह दो तारीछा, तारीछा नहीं तिरछा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो अब देखो ये एक इससे गुणा हो गया और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 8। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 8x का माइनस 8x बराबर 8 को 0 से गुणा करो 0, 8 को 6 से गुणा करो 8 संग 48, हासिल की 4, 8 एकम 8, 8 और 4 हासिल वाली 12। ये 1280 जब इधर आएंगे साथियों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, जो कि आपके द्विघात समीकरण आ गई हल। यही हमें ज्ञात करना था। तो देखो साथियों हमने क्या किया, इसको एक बार शॉर्ट में समझते हैं हम लोग और बहुत ही स्पीड से। क्या किया, एक कोई रेलगाड़ी थी जिसकी एक समान चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी थी, दूरी थी 480। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मतलब रेलगाड़ी है ना वो 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है, तो उसकी जो समय कितना लगेगा तय करने में वो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया। फिर आपसे प्रश्न बोल रहा था कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो ये हमने कर दिया, इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, दूरी उतनी ही है 480, लेकिन जो समय है वो समय पहले वाले समय से 3 घंटे अब ज्यादा लगेंगे। तो इस T1 की जगह हमने ऊपर वाले T1 का मान रख दिया। तो जैसे ही हमने मान रखा ये कुछ ऐसा हो गया 480 बटे x। फिर हमने क्या किया, इस 480 बटे x को लेके आए इधर और यहां से शुरू किया, देखो इधर लेके आए, फिर दोनों में से 480 कॉमन ले लिया, फिर इस 3 को इधर भाग में भेज के 480 में 3 का भाग दिया 160 बार, इन दोनों का लेसअप ले लिया, लेसअप आया x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, इस x को इस 1 से गुणा किया तब x आया, माइनस का माइनस, और इस x का भाग इस पूरे में x से x कट गया, पीछे बचा x माइनस 8, उसको इस 1 से गुणा किया तब ये भी हो गया x माइनस 8 बार माइनस था, तो इसकी दुनिया चेंज हो गई और दुनिया चेंज होते ही x से x कट गया और फिर 160 को 8 से गुणा किया तब 1280 आया और x स्क्वायर x को इससे गुणा किया तब x स्क्वायर और 8 को इससे गुणा किया तब माइनस 8x और इसको क्रॉस गुणा करवाया और इस तरीके से हमने यह हल प्राप्त किया। कैसा लगा, छोटा सा सेशन था। कल हम लोग 4.2 शुरू करेंगे और द्विघात समीकरणों को हल करने के पहले मेथड पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।